एक्सेस मॉडिफायर्स के स्पेसिफायर्स। ओके, कौन कौन से हैं हमारे पास? प्राइवेट, नेक्स्ट प्रोटेक्टेड, नेक्स्ट पब्लिक। कौन कौन से सिनेरियो आते हैं? सेम क्लास, अगर कोई चीज प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक है तो सेम क्लास यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा फेज है चाइल्ड क्लास यूज कर पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है अदर क्लास, उसको हम आउटसाइड क्लास भी बोल सकते हैं। सही है? चलो, तुम्हारे पास आंसर है सबके। प्राइवेट किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ सेम क्लास के लिए अवेलेबल है। चाइल्ड क्लास और दूसरा क्लास तो नहीं यूज कर पाएगा। तो फंक्शन हो या वेरिएबल हो, सही है? इसमें किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्टेड, ये स्पेशली डिजाइन है किसके लिए? तो पर्सनल तो हो ही जाएगा और चाइल्ड क्लास हो जाएगा, बाहर वाला क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा। सिंपल है। पब्लिक सबके लिए हो जाएंगे। देखो डायग्राम भी असेंडिंग में आ गई है, 1 1 2 1 2 3। सिंपल कंसेप्ट है। अब कौन सा क्वेश्चन है क्या कि सर ऐसे ऐसी सिचुएशन रहेगी तो वो एक्सेस होगा या नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं पूछूंगा, पहले ये ड्रॉ कर लो। बेसिक नोट्स तो तुम्हारे पास है ऐप में। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या रहते हैं, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, पब्लिक क्या है, डायग्राम निकालो सिर्फ, बस हो गया। ये हायरार्की है मेरी। ओके, ए के पास कुछ प्राइवेट डेटा है, ए छोड़ के कौन कौन यूज कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन ये है, ए के पास कुछ प्राइवेट डेटा है, ए छोड़ के कौन कौन यूज कर सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि वो क्या है? प्राइवेट है। कौन यूज कर पाएगा? सिर्फ ए यूज कर पाएगा। सही है ना? ए के पास प्रोटेक्टेड डेटा है, तो कौन कौन यूज कर पाएगा ए को छोड़ के? क्यों डी और नहीं, ई और नहीं यूज कर पाएंगे? डी और ई क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? कर सकते हैं। वो बोल रहा है कि ए के लिए ये डी बाहर के है बाहर के या उसके ही प्रेडिसेसर है, तो यूज कर पाएंगे। सही है ना? मतलब ए की प्रॉपर्टी सी को मिलेगी, मिलेगी ना, सी की प्रॉपर्टी डी को मिलेगी, यूज तो कर पाएंगे। सही है? हाँ हाँ, ई भी यूज कर पाएगा। सोचो कि एक और क्लास है मेरे पास, ये दो अलग अलग क्लासेस है, इसका और इनका कुछ रिलेशन नहीं है। सही है? अगर ए के पास कुछ पब्लिक डेटा है तो उसका कौन, मतलब उसको कौन नहीं यूज कर पाएगा? ऐसा कौन सा क्लास है यहाँ पे कि उसको यूज नहीं कर पाएगा? कोई भी नहीं है। क्यों? पब्लिक में खुद भी यूज कर पाएगा, उसके चिल्ड्रन भी यूज कर पाएंगे, आउटसाइड वाला भी यूज कर पाएगा। अगर ए के पास कुछ प्रोटेक्टेड डेटा है तो एफ और जी नहीं यूज कर पाएंगे। सही है? अगर सी के पास कुछ पब्लिक डेटा है तो सब यूज कर पाएंगे, ए यूज कर पाएगा। कैसे? ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? अगर मुझे सी के पास x की वैल्यू 100 है और ये तुम्हें प्रिंट करनी है, तो तुम सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, डी का बनाओगे या ई का बनाओगे या ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे? अगर ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ए ऑब्जेक्ट कैपेबल है क्या सी का डेटा प्रिंट करने के लिए?
क्यों नहीं है कैपेबल? क्योंकि वो उसका पेरेंट है। पेरेंट चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, उसको पता भी नहीं है कि चिल्ड्रन ने क्या क्या काम किया। हायरार्की हमेशा उल्टी काम करती है। पेरेंट का सब डेटा इसको मिलेगा, सी खुद का भी डेटा यूज कर पाएगा, पेरेंट का भी डेटा यूज कर पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, ए और सी में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, फिर भी ए का ऑब्जेक्ट सी का डेटा यूज नहीं कर पाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो पब्लिक ही क्यों ना हो। और किसी को कुछ डाउट? तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। नॉर्मल रूल्स क्या रहते हैं? चाइल्ड ही पेरेंट की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, पब्लिक डेटा रहेगा तो कोई भी यूज कर पाएगा। अगर ये पब्लिक डेटा है ना और ए को इसको यूज करना है ना, तो ए को क्या करना पड़ेगा पता है? सी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सही है ना? तो सबका हो जाएगा। सोचो कि सी का ये डेटा पब्लिक है, जी को प्रिंट करना है, जी क्या करेगा पता है? सी का ऑब्जेक्ट बनाएगा। सही है? सोचो सी के पास प्रोटेक्टेड डेटा है, प्रोटेक्टेड, हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ए का ऑब्जेक्ट इसको प्रिंट कर पाएगा क्या अगर ये प्रोटेक्टेड है? तो क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ए का वो चाइल्ड है, पेरेंट नहीं है। ट्रिक समझ में आ रही है? हाँ, तो जो भी मैं बोल रहा हूं ना वो ट्राई करके भी देखना है जब भी प्रैक्टिकल तुम करोगे उसके ऊपर। ओके? और एक्सेस स्पेसिफायर्स में कुछ डाउट है? सीपीएम में ज्यादा एक्सेस स्पेसिफायर्स नहीं है, सिर्फ 3 तो है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। रियल टाइम का एग्जांपल ले लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा डेटा है जो प्राइवेट है अभी? मोबाइल है, और लैपटॉप है, और जो तुम किसी को शेयर नहीं करोगे, घर वालों को भी, किसी को भी। तुम्हारे ग्लासेस रह सकते हैं। सही है? प्रोटेक्टेड कौन सा डेटा है? किसी का मोबाइल भी रह सकता है, कि कोई बोल सकता है हाँ सर मेरा मोबाइल कोई भी यूज करता है घर में, हो सकता है ना? बच्चों को गेम खेलने के लिए भी दे सकते हो तुम, वो भी क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड। ऐसा कौन सा डेटा तुम्हारे पास पब्लिक है? नहीं है ना? क्या है? कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं। पेन पब्लिक है तो तू रख के जाएगी यहाँ पे। ओके, चलो उसका पेन पब्लिक है, किसी को बाद में चाहिए होगा तो ले लेना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे जाए। हमें नया टॉपिक शुरू करना है, उसका नाम है टेम्पलेट। टेम्पलेट इस वर्ड का मतलब क्या है? मैं प्रोग्रामिंग में नहीं पूछ रहा हूँ, कहीं पे तो सुना होगा ना। क्या मतलब है? कोलाज? व्हाट इज कोलाज? ओके, तो उसको टेम्पलेट बोलते हैं। प्लेन? व्हाट इज प्लेन? प्लेन? व्हाट इज टेम्पलेट? डिजाइन टेम्पलेट, जैसे पीपीटी का टेम्पलेट होता है, हम हमारा डेटा घुसा के दे देते हैं आगे, वो टेम्पलेट। और अच्छे तरीके से तुम सब आंसर जो दे रहे हो सही आंसर है, लेकिन हम एक्चुअल क्या बोलते हैं, मीनिंग के पास जाना चाहते हैं, और किसी को कुछ अलग बोलना है। व्हाट इज टेम्पलेट? टेम्पलेट इस इंग्लिश वर्ड का किसी को हिंदी में या मराठी में मतलब पता है? पता होना चाहिए। मराठी, मराठी घर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है सबकी? मराठी या हिंदी? मराठी। क्या बोलेंगे अगर टेम्पलेट ये वर्ड तुम्हें मराठी में यूज करना है तो? टेम्पलेट मतलब है साचा। सही है? जैसे कि फ्रिज के अंदर वो फ्रीजर में रहता है ना बर्फ बनाने के लिए, है ना? तुम वहां पे पानी डालो, चॉकलेट डालो, या कुछ अलग चीज डालो लिक्विड वाली, अगर वो सॉलिड होगी तो उसी शेप में होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? टेम्पलेट का मतलब क्या है? तुम कुछ भी हो रहे हो उसके अंदर, वो शेप उसका ही ले लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक मैं प्रोग्राम सामने लिखता हूँ, उसका आउटपुट क्या आएगा तुम्हें बताना है। void add int x int y cout x plus y void
ऐड डबल एक्स डबल वाई सी आउट एक्स प्लस वाई। ये हमने क्या किया है, कुछ याद आ रहा है? ये क्या किया है हमने? फंक्शन बनाया और किसी को कुछ सेम दिख रहा है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया है हमने, सही है ना? भूल गए? कौन सा टाइप का ओवरलोडिंग है ये? ओवरलोडिंग के टाइप रहते हैं पता है? कौन कौन से टाइप रहते हैं ओवरलोडिंग के? बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट, एंड दूसरा वाला बाय चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट। याद है ना? पेपर है अभी सीपीपी का 4-5 दिन में तुम्हारा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ऐड 4.9, 2.3, तो तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? 7.2। सही है। कौन से फंक्शन के पास जाएगा, ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाले, सेकंड वाला। सही है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने 2 फ्रैक्शनल नंबर भेजे और वो बाय डिफॉल्ट डबल में आएंगे। ओके, ये हमने लास्ट टाइम किया है। सोचो कि मुझे 2 कैरेक्टर भेजने पड़ते थे, तो मुझे एक और फंक्शन लिखना पड़ता, याद है? तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ऐसा एक कंटेनर रहे कि मैं उसमें कैरेक्टर भेज सकूं, डबल भेज सकूं, इंटीजर भेज सकूं, कुछ भी डालू वहां पे वो स्टोर कर पाए। तो मुझे ये डबल लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना? हमने ये चीज डबल डबल क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ पे इंट इंट आएगा, यहाँ पे डबल डबल आएगा। अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा टाइप है कि जिसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैं वो उस डेटा टाइप का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। सही है? तो मुझे ये ओवरलोडिंग करने की जरूरत नहीं है। सोचो कि ऐसा डेटा टाइप है क्या हमारे पास अभी? ऐसा कौन सा डेटा टाइप सुना है कि उसमें कुछ भी डालो वो एक्सेप्ट कर लेगा? क्या है अभी तक कौन सा डेटा टाइप ऐसा? नहीं किया है। सोचो कि ऐसा डेटा टाइप तुम बना रहे हो अभी, तो तुम उसका नाम क्या दोगे? ऐसा एक डेटा टाइप बनाओगे तुम, उसका नाम क्या दोगे? उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, कुछ भी डाल सकते हैं। क्या नाम दोगे? तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। सिंपल क्वेश्चन में पूछता हूँ। सोचो कि तुम्हें दूसरे कंट्री में जाना है, तुम 2 व्हीलर लेके जाओगे या प्लेन से जाओगे? प्लेन से जाओगे। तुम्हें अगर डिफरेंट सिटी में जाना है तो तुम 4 व्हीलर से जाओगे, सही है? तुम्हें छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो तुम 2 व्हीलर से जाओगे। तुमने बेसिकली क्या की पता है? ओवरलोडिंग की। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओवरलोडिंग कैसे की? तुम्हारी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे तुमने व्हीकल चुना, सिंपल है ओवरलोडिंग। लेकिन सोचो मैं तुम्हारे पास ऐसा एक व्हीकल है कि अगर तुम्हें पास भी जाना हो, डिफरेंट सिटी में जाना हो या डिफरेंट कंट्री में जाना हो, वो सब काम कर लेगा। वो तुम्हारे लिए जहाज भी बन जाएगा, हवा में उड़ लेगा, ओके, शॉर्ट व्हीकल भी बन जाएगा। ऐसे तुम्हारे पास व्हीकल है, ऐसे मान लो, ओके, और ये तुमने बनाया, तो तुम उस व्हीकल का नाम क्या दोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा व्हीकल जो सब कर लेगा तुम्हारे लिए, उसका नाम क्या दोगे तुम? चलो कुछ ना कुछ तो नाम दे दो, वही नाम पिक करेंगे उसके लिए। ऐसा व्हीकल नहीं चाहिए? सारा टेम्प, टेम्प इतना अच्छा व्हीकल तुम टेम्प दोगे? ओके, और कोई भी नाम दे दो, ऐसे कोई थोड़ी ना है कि गलत नाम दिया कोई तुम्हें सूली पे चढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके हिसाब से उसका नाम टेम्प होना चाहिए, वो दे देगा। सच में ऐसा व्हीकल उसके पास आएगा तो तू क्या नाम दे देगा? सोचना पड़ेगा। व्हीकल में ऐसे दे रहा हूं तुम्हारे मन में, और टाइम देने के लिए नाम देने के लिए इतना टाइम क्यों? हाँ बोलो। ऑलराउंडर, वेरी गुड नेम। क्रिकेटर है क्या वो? नैनो, नैनो छोटी वाली कार। ओके, इलू नहीं दोगी? ट्रांसफॉर्मर, गुड नेम। डिफेंडर, वो लड़ाई करने वाला है, डिफेंडर।
व्हीकल ही दोगी वो ये। चलो ये तो नाम अच्छे से दे दिया तुमने। अब सेम क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, ऐसा डेड है तुम्हारे पास, तुम क्या नाम दोगे? हाँ बोलो ना। अभी अभी तुम्हारे पास ऐसा वेरिएबल है, वो कुछ भी ले लेगा तुम्हारे से, तो तुम उसका नाम क्या दोगे? कॉमन, ओके। एनी, तुम ही पिक करोगे नाम कौन सा देना है, मैं वहां पे डाल दूंगा। क्या नाम दोगे? 2 मिनट थांबा। ऑल, रेडी, ऑल इन वन, ओके। डायनेमिक, डिमांड, क्या? डिमार्ट, ओके, ये डिमार्ट नाम दे देगा, ठीक है। चलो तुम बताओ एक कौन सा भी ना जो मैं यहाँ पे लिखूं। ऑल इन वन लिखो क्या? नहीं थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, छोटा सा बताओ। ऑल लिखो, ऑल, ओके। चलो मुझे सेम काम करना है, मैं यहां से ऐड फंक्शन को कॉल करूं, इंटीजर डालू, फिर भी मेरा आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुमने अभी डेटा टाइप बना दिया है, उसका नाम दिया है ऑल। मैं स्मॉल नाम देता हूँ क्योंकि उन्होंने भी स्मॉल दिया है। क्या होगा प्रोग्राम का? वो देगा एरर, सही है ना, क्योंकि ऐसा डेटा टाइप है नहीं, लेकिन हम बनाएंगे। चलो बनाते हैं। जिस फंक्शन के ऊपर, मतलब जिस फंक्शन में वो यूज किया गया है ना, उसके एग्जैक्टली ऊपर चाहिए। टेम्पलेट क्लास ऑल, डन। ऐसा डेटा टाइप तुमने बना दिया कि वो कुछ भी ले सकता है। कितना सिंपल था। मतलब आगे जाके गाड़ी भी बनाना चाहो तो ऐसे कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर अभी आएगा, क्या आएगा तुम्हारा? 7.2 और उसके नीचे आएगा 7। सिंपल कंसेप्ट है। हाँ, तो सोचो कि सीपीपी ने हमें सिर्फ एक लाइन लिखने के लिए बोला है, लेकिन उसने तो बहुत सारी चीजें लिखी होगी, सही है ना। टेम्पलेट्स इस वर्ड का यूज किया है। टेम्पलेट का मतलब क्या है? जैसे स्ट्रक्ट था, स्ट्रक्ट का मतलब क्या था? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाओ जिसमें तुम बताओगे उतना स्टोरेज हो जाएगा। टेम्पलेट का मतलब क्या है? कि ऐसा डेटा टाइप बनाओ, डेटा टाइप बनाओ, इसके लिए क्या नाम दिया है? क्लास, क्योंकि क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और ये क्या है? नेम ऑफ डेटा टाइप, सही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल लिखूं तो 4.9 यहाँ पे आ जाएगा x में, 2.3 आ जाएगा y में, हम उसके एडिशन कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। हाँ। जैसे मैं सेकंड प्रोग्राम ले लूंगा तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। चलो हेडिंग दे दो, टेम्पलेट template is a generic data type. Template is a generic data type where we can store any kind of data into it. Where we can store any kind of data into it. What is the meaning of generic word? What is generic? कहाँ पे सुना है जेनेरिक वर्ड? जेनेरिक मेडिसिन, और बस वही। क्या मतलब रहता है उसका? नहीं, वो मेडिसिन का मतलब क्या रहता है? जेनेरिक मेडिसिन मतलब जेनेरिक मेडिकल से तुम मेडिसिन लेके आए, इसका मतलब क्या है? अच्छा, और दूसरा लो कॉस्ट, मतलब जो XYZ कंपनी की मेडिसिन है वही मेडिसिन तुम्हें लो कॉस्ट में मिलती है, उसका अल्टरनेटिव मिलता है। नहीं पता है, किसी ने नहीं लाया है। तो जेनरिक मेडिसिन ये कंसेप्ट है कि सोचो कि तुम्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया सिप्ला कंपनी की टैबलेट, इसकी प्राइस है 100 रुपीज। सेम कंटेंट, सब सेम सेम वाली चीजें तुम्हें कुछ XYZ पैकेट में मिल जाएगी, उसकी चार्जेस सोचो 20 रुपीज या 50 रुपीज रह सकते हैं।
ये तुम यहाँ पे ब्रांड खरीद रहे हो यहाँ इसके साथ, तो इसलिए जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है, क्योंकि इनको ब्रांड संभालने में पैसा लगता है ना बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी कंपनियां बना देती है ये वाली चीज़, और ये सरकार से पास भी की गई होती है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर को भी बोल सकते हैं कि ये बहुत महंगी है, इसकी जेनरिक मेडिसिन ये है, ले सकते हैं क्या, ये दे दो। ओके, चलो वो पार्ट छोड़ो। जेनरिक का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव, सही है ना? एग्जैक्टली ये नहीं है, इसका ऑप्शन ये है मेरे पास। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे इंट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इंट की जगह पे मैं ऑल ले रहा हूँ, तो काम बन जा रहा है। वहां पे फ्लोट ले रहा हूँ, मेरा यहाँ पे काम हो रहा है, जेनेरिक डेटा टाइप। क्लियर? ओके, एग्जांपल लिख लो, बेसिक वाला एग्जांपल है बहुत। ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह आएगा, फंक्शन के ऊपर ये वाली चीज आएगी, सबसे नीचे आएगा मेन। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाए। मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4। मेरा आउटपुट क्या आएगा? 8.9, सही है। मुझे आएगा एरर, क्यों? देखो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या सीखा पता है? कि टेम्पलेट ऐसा डेटा टाइप है, उसमें कुछ भी डालो ले लेगा, वो बात सही है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट कैसे बन रही है देखो। ऐड बोलने से ये फंक्शन कॉल हुआ, 4.9 कहां पे गई वैल्यू? एक्स में गई। एक्स भी डेटा टाइप का ऑल है, वाई भी। अगर एक्स बन गया डबल, तो वाई का एक्सपेक्ट कर रहा है डबल। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन उसको मिल रहा है इंटीजर, वो बोलेगा ऐसे कैसे? उसको मिला डबल, मुझे भी डबल चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्पलेट हमारा ऐसा डेटा टाइप है कि उस पर कुछ भी डालो। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। टेम्पलेट मेरा ऐसा डेटा टाइप है कि हमें पहले ही नहीं बताना पड़ता कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या क्या है। जब उसमें डेटा आएगा तो वो बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? कि अगर मैंने यहाँ पे 4.9 यहाँ पे वैल्यू डाल दी, तो x मेरा क्या बन जाएगा? डबल। सही है? तो जैसे x मेरा बन गया डबल, तो y भी एक्सपेक्ट कर रहा है मैं भी डबल बनने वाला हूं। कंसेप्ट क्लियर है? यस। 4.0 नहीं कंसिडर करना। क्यों करेगा कंसिडर? नहीं करेगा। ओके, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आएगा एरर। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमें अलग अलग डेटा टाइप आ सकते हैं, तो हम दूसरा भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जानबूझ के अलग नाम दे दूंगा, डायनेमिक क्लास डायनेमो। कितने भी बनाओ, है ना? तो यहाँ पे हम अलग अलग लिखने से फायदा होगा। डायनेमिक एक्स, डायनेमो वाई। अब क्या होगा? एक्स की वैल्यू कितनी भी रहे, कौन सी भी रहे, वाई एक्सपेक्ट नहीं करेगा जो एक्स है वो मैं होऊंगा। सही है ना? सोचो कि इस टाइम पे एक्स हो जाएगा मेरा डबल, वाई हो जाएगा मेरा इंट। तो इसमें हम कौन सा भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। एड 4,9.2, एड सी एज अ कैरेक्टर, कैपिटल ले रहा हूँ, ये कैपिटल है, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्पेस। क्या आउटपुट आएगा इसका? ये एरर आएगा। एरर नहीं आएगा क्योंकि ये तो कैरेक्टर ले लेगा, ये भी कैरेक्टर ले लेगा। तो आंसर क्या रहता है? कैपिटल सी और स्पेस का। कैपिटल सी का ASCII वैल्यू कितना है? 67, 65, 66, 67, राइट? और स्पेस का 32। तो याद है +32 करते, -32 करते, उसको कैपिटल टू स्मॉल या स्मॉल टू कैप करने के लिए। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। याद है ना?
ये 65 to 90 कैपिटल ए टू जेड रहता है, 97 to 122 स्मॉल ए टू जेड रहता है, उनमें से रेशो डिफरेंस कितना रहता है 32 है। ओके, मैं अगर ऐसे लिखूं एड, तुम्हें आंसर बता देना है ए कॉमा 4, तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, x बन जाएगा कैरेक्टर, y बन जाएगा इंटीजर। तो a एज अ 97, b एज अ y एज अ 4, तो 97 प्लस 4 101, तो कौन सी वैल्यू आएगी e, तो 101 आएगा या e आएगा। देखो ऐसे आउटपुट के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो 97 प्लस 4 101, सही है, तो तुम्हारा आंसर 101 आएगा या एज अ कैरेक्टर आएगा e 101। क्यों 101 आएगा, तो ओके तुझे लगता है कि बाय डिफॉल्ट नंबर आने वाला है, किसको लगता है कि बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर आने वाला है, क्यों, क्योंकि पहला a एज अ कैरेक्टर है इसलिए, और यहाँ पे x लिखा है इसलिए, है ना। क्या होता अगर मैं ऐसे लिखता तो डायनेमिक z इक्वल टू x प्लस वाई, सी आउट, अब आसानी होगी तुम्हारे लिए। a एज अ कैरेक्टर है तो x क्या है, कैरेक्टर है, उसी डेटा टाइप का कौन है, z है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, वो भी कैरेक्टर है, तो एडिशन होगा तो आंसर z में जाएगा, तो एज अ कैरेक्टर में जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, कैरेक्टर e स्मॉल e। अगर वही चीज मैं उल्टी भेजू तो 101, ओके, और वो भी तुम्हें चेक करना है x प्लस वाई क्या आएगा, मुझे लगता है कैरेक्टर ही आएगा क्योंकि पहला कैरेक्टर है, ओके, फिर भी चेक करो नंबर भी आ सकता है। किसी को कुछ पूछना है, बिल्कुल नहीं, चेक करो, लिखो। जिस भी फंक्शन ने टेम्पलेट डेटा टाइप का यूज किया है उसको बोलते हैं टेम्पलेट फंक्शन, जिस भी क्लास ने इसका यूज किया होगा उसको बोलेंगे टेम्पलेट क्लास। सिंपल कंसेप्ट है, जो टेम्पलेट का यूज करेगा उसको बोलेंगे टेम्पलेट फंक्शन या टेम्पलेट क्लास। तो इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं टेम्पलेट फंक्शन के साथ। मुझे तुम्हें बताना है कि आउटपुट क्या आने वाला है, सी आउट टेम्पलेट फंक्शन x प्लस वाई void add double x into y, see out normal function
x प्लस वाई क्या होगा 4.9 और मैं जब 4 भेज दूंगा तब ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि टेम्पलेट फंक्शन है या नीचे वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि नॉर्मल फंक्शन है ऊपर वाला क्यों फिर ये इसका कुछ काम ही नहीं है या एरर आएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ यहाँ पे भी जा सकता हूँ हाँ नीचे वाला होगा चलो सब खुद का आंसर दे दे किसको उसको लगता है कि एरर आने वाला है 1 2 वरचा बाहेरच बसव काय हवंय लॅपटॉप घेऊन जा किस किस को लगता है कि नीचे वाला रन होगा 1 और ऊपर वाला ईशा ने आंसर ही नहीं लिया एरर आने वाला है कुछ भी होगा पता नहीं है पीसी फूट जाएगा वर्षा ओके जिसको जिसको लगता है ना ऊपर वाला बाय द वे एरर नहीं आने वाला इसमें क्योंकि यहाँ पे ना वो रन किसका होगा पता है ये वाला क्यों पता है ये एज ए होटल काम करेगा होटल रहता है ना तुम्हारा वो भी जेनेरिक रहता है कोई भी आए वो तुम्हें तुमसे कौन सी कास्ट है ये नहीं पूछेगा सही है वो तुम्हें बोलेगा सिर्फ पैसे दे दो और रह जाओ है ना ये तुम्हारा क्या है एक्चुअल होम है मतलब सोचो कि तुम्हें किसी कंट्री में या किसी शहर में जाना है वहां पे तुम्हारा खुद का घर है तुम होटल में जाके रोकोगे क्या नहीं अगर नहीं है तो जाओगे बाय डिफॉल्ट मतलब देखो यहाँ पे तुम्हें परफेक्ट चॉइस मिल रही है डबल और इंटीजर के लिए तो डबल और इंटीजर वहां पे जाएगा तो आंसर मेरा क्या आएगा नॉर्मल फंक्शन 8.9 लेकिन इस टाइम पे 4 एंड 9.2 एज ए इंट एंड डबल के लिए हमारे पास परफेक्ट चॉइस नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट जाएगा होटल में मतलब कौन से क्लास फंक्शन में टेम्पलेट फंक्शन में और वो काम कर लेगा जहां पे भी उसको परफेक्ट चॉइस मिलेगी वो नीचे जाएगा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी परफेक्ट चॉइस वाली अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो बाय डिफॉल्ट जाएगा यहाँ पे तो ये फंक्शन एज ए बैकअप लिखना है हर एक काम उसमें नहीं करना है पॉइंट समझ में आया चलो नोट करो फंक्शन ये यहाँ पे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की सही है ना किसके साथ टेम्पलेट फंक्शन के साथ फंक्शन ओवरलोडिंग विथ टेम्पलेट फंक्शन और सबका आउटपुट लिख लेना है फर्स्ट टाइम आएगा नॉर्मल फंक्शन आंसर आएगा फिर टेम्पलेट 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 3 फंक्शन चलो नेक्स्ट पॉइंट है टेम्पलेट क्लास क्लास val int x val int x this x equal to x ये प्रोग्राम किया है हमने void display cout x close close याद है ये प्रोग्राम बहुत टाइम किया है हमने ये अभी टेम्पलेट क्लास नहीं है क्योंकि टेम्पलेट डेटा भी यहाँ पे यूज किया नहीं गया है अगर मैं यहाँ पे बोलूं वैल का v ऑफ 10 और v डॉट डिस्प्ले तो मेरा आउटपुट क्या आने वाला है 10 v के x की वैल्यू क्या रहेगी 10 v के x के डेटा की वैल्यू क्या रहेगी int मतलब वैल्यू के कितने भी ऑब्जेक्ट बना दो हर एक टाइम x का डेटा क्या रहेगा मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्लास सॉरी टेम्पलेट क्लास डायनेमिक जो कुछ भी स्टोर कर पाएगा यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डायनेमिक जैसे पहले मैंने इंट लिखा था क्लास वैल को पता था कि x का डेटा कौन है सही है अब क्लास को पता है कि x का डेटा कौन है तुम बोलोगे डायनेमिक है नहीं डायनेमिक डेटा नहीं रहता है हमने डिस्कस क्या किया था डायनेमिक ये सिर्फ यहाँ पे नाम है वो बाद में जाके जैसे वैल्यू आएगी वैसे वो तय कर लेगा कि वो क्या है पाइथन किसी ने स्टडी किया है
तो पाइथन में कैसे रहता है कि अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 10 तो x क्या हो जाता है इंट। अगर मैं लिखूं x इक्वल टू 1.2 तो x क्या बन जाएगा। तो उसका फाउंडेशनल पार्ट ये है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा CCP डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ो, उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी आएगी ना तो उसके बेस पे ही होगी, क्योंकि CCP का ही यूज करके वो बनी है, जावा बनी है, पाइथन बनी है, जो भी आगे वाला आएगा। ओके, तो अभी इस फेज में वैल क्लास को पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसके पास कौन सा डेटा है, सही है। अगर मैं ऐसे करूं तो ऐसे समझ में आएगा क्या उसको कि हाँ x की वैल्यू 10 है, क्योंकि वहां से तो मैंने 10 भेज दिया है। तो ऐसे होगा क्या कि v के x की वैल्यू 10 है। देखो वैसे नहीं होगा, क्योंकि CPP क्या बोलता है पता है, चलो ठीक है क्लास को नहीं पता है कि x का या जितने भी उसके पास वेरिएबल है उसका डेड एक्चुअल क्या है वो क्लास को नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते समय ऐसे लिखेंगे, सही है। ये चीज याद रखो क्योंकि STL में यही चीज आने वाली है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पूरी टेम्पलेट पे ही बेस है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है पता है, मैंने स्पेशली बता दिया है कि v का x जो भी रहेगा, मतलब v के अंदर जो भी डायनेमिक रहेगा उसका डेटा में क्या भेजने वाला हूँ, हिंट। सोचो कि मैं यहाँ पे और एक लिख देता हूँ, वेल डबल, इसको v1 बोलते, इसको v1 v2 बोलते, 20.2। इसका मतलब क्या है, v2 का x है 20.2, जो रहेगा डबल, ये रहेगा, अलग अलग हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्लास जेनेरिक क्लास हो गया, कोई भी आओ। तुम इंटीजर स्टोर करना चाहते हो स्टोर करो, फ्लोट स्टोर करना चाहते हो स्टोर करो, कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो स्टोर करो। कंसेप्ट समझ में आई। इसका क्या फायदा होगा, सोचो कि तुम्हें कोई वैल्यू लेनी है, बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं और प्रिंट करने हैं, तुम्हारे वैल्यू कैरेक्टर आएगी, इंटीजर आएगी, डबल आएगी, कौन सी भी आएगी, काम सेम करना है। तो तुम्हें अलग अलग क्लासेस नहीं लिखने पड़े, तुम्हारा काम एक ही क्लास में हो जाए, इसलिए हमने कौन सी कंसेप्ट यूज की है, टेम्पलेट क्लास, क्लियर। लेकिन ऑब्जेक्ट तैयार करते समय उसको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं v2 डॉट डिस्प्ले तो मेरा आउटपुट आने वाला है 20.2, v1 डॉट डिस्प्ले तो मेरा आउटपुट आने वाला है 10। सिंपल कंसेप्ट है। तो बेसिक एग्जांपल है क्लास टेम्पलेट वाला, नोट करना है। नाही होणार, एरर देईल, क्लियर। क्लास टेम्पलेट जैसे मैं STL सिखाऊंगा जिस दिन, उस दिन ये वाला एग्जांपल याद रखो। म्हणजे डिस्टन्स काढायचा ना दोघांच्या, हा कोऑर्डिनेट्स आहे x2 मायनस x1 आणि x2 मायनस x1 असं स्क्वेअर काढायचा ना, हा, म्हणून ते मल्टिप्लाय केलंय। मग असं काही नाही आहे का, कशाला नाही, काय गरज नाही आहे तसं, पण ते गरज नाही ह्या लेवलला यूज करायची।
हमने ना कुछ दिन पहले डायनेमिक कंस्ट्रक्टर देखा था। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की थी, याद है? मतलब ऐसे भी हो सकता था कि V1 के ऑब्जेक्ट के लिए 5 एलिमेंट का एरे है, V2 के ऑब्जेक्ट के लिए 10 एलिमेंट का एरे है, याद है? तुम्हें सेम काम करना है टेम्पलेट क्लास के ऊपर। मतलब सेम प्रोग्राम जो वहां पे है कि यहाँ पे डायनेमिक एक्स ऑफ एरे रहेगा। मैं ब्रैकेट नहीं निकलना चाहता, मैं स्टार लिख रहा। स्टार का मतलब क्या है? पॉइंटर। तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। मतलब वो डबल कैसे हो जाएगा? देखो कि V1 का एरे अलग डेटा टाइप का हो सकता है, V2 का एरे अलग डेटा टाइप का हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो अलग अलग डिस्प्ले भी किया जा सकता है। ये बेस वाला प्रोग्राम होगा तो उसके ऊपर मैं टास्क दे पाऊंगा। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? बेसिक टेम्पलेट वाली कंसेप्ट समझ में आई? ये वाला तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था इंट्रोडक्शन वाला। दूसरा वाला पॉइंट रहेगा STL, लेकिन वो हम इमीडिएटली नहीं लेने वाले, वो डेटा स्ट्रक्चर के बीच में लेने वाले। क्लियर? लेकिन तब तक डेटा स्ट्रक्चर अगर हम शुरू करने वाले तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो भी प्रैक्टिस रहेगी, रिकर्शन वाला पार्ट या कुछ एरे पे मैनिपुलेशन वाला पार्ट। जैसे उसने कल बोला था कि सर कि मेरे पास एक एरे है 3 4 5 और मुझे एलिमेंट डालना है 3 के बाद में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, 5 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे एलिमेंट डाल सकता हूँ। ऐसे जो छोटे मोटे वाले प्रैक्टिस वाले प्रोग्राम है ना, वो हमें 2-3 दिन करने हैं। हमारी अच्छी फाउंडेशन या प्रैक्टिस हो जाएगी डेटा स्ट्रक्चर के लिए। क्लियर? तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल रहेगा कल। कल तारीख कितनी है? 2। कल 2 तारीख है, प्रैक्टिकल रहेगा। 3 तारीख को लेक्चर रहेगा फाइल हैंडलिंग पे। 4 को प्रैक्टिकल रहेगा, 4 को संडे है। 5 को रहेगा प्रैक्टिकल। 6 को रहेगा जो मैं CSV है ना उसका एग्जाम्पल लेने वाला, उस दिन ही प्रैक्टिकल ही है, मतलब मैं तुमसे वो करवा के ले लूंगा। 7 8 9 3 दिन तुम्हारे लिए डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे। तुम्हारे लिए तुम आओ इस टाइम पे, कुछ डाउट है तो क्लियर करो, कौन से भी बेसिक डाउट हो थ्योरी की प्रैक्टिस करो। 10 को सैटरडे है एग्जाम, सही है? 12th को DSA। अगर मैं भूल जाऊँ तो ये मुझे बता देना। चलो आज बस हो गया।